एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो मिक्स्ड होल इमॉर्टल लाइट को प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि लू फैंग की एक हिडन टेक्निक थी। ये टेक्निक एक तरीके की इमॉर्टल लाइट टेक्निक थी जिसे परफॉर्म करने के ऊपर सामने वाला जो बंदा है वो कभी भी इस टेक्निक को स्पाई नहीं कर पाएगा, यानी कि वो इस टेक्निक को स्पाई करके कभी भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि लू फैंग का एक्चुअल लेवल क्या है, लू फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। लू फैंग का रिलम जो था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई था। लू फैंग चाहता तो आराम से ग्रेट डाउ ऑफ मटेरियल ओरिजिन या फिर ग्रेट डाउ ऑफ इन्फिनाइट ओरिजिन की काफी सारी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शंस को समझ सकता था, बट ये जो जितने भी ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन ओरिजिन और बाकी के ओरिजिन है ये काफी तो कॉमन है एंड इनके काफी सारे गॉड किंग्स है। लू फैंग बाकी के ख्याल दिमाग से निकाल देता है एंड फिर 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म के ऊपर कंसंट्रेट करने लग जाता है। लू फैंग कंटिन्यूसली 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म को कॉम्प्रहेंड कर रहा था, जिसके अंदर ऑलरेडी वो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को अपना एक फाउंडेशन बना के चल रहा था। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहन के रखे थे। वो जेंजिया सिटी के अंदर लू फैंग के केव के बाहर आता है, यानी कि उस जगह पे जहाँ पे लू फैंग गार्ड कर रहा था। इसके बाद ये डायरेक्टली लू फैंग का नाम पुकारता है, इसकी आवाज डायरेक्टली लू फैंग के कानों के अंदर जाती है। लू फैंग काफी ज्यादा शॉक था इस बंदे को यहाँ पे देख के, बिकॉज इस बंदे का नाम था गॉड किंग पोलो। देखिए गॉड किंग लेवल का वॉरियर था, ये फर्स्ट लेवल के अंदर पूरी तरीके से इनविंसिबल था। वही लू फैंग इस बंदे को देखते ही तुरंत अपने गेट के ऊपर आ जाता है एंड इस पर्सन को पर्सनली इनवाइट करने के लिए आता है अपने घर के अंदर। ये जो गॉड किंग पोलो था ये डी क्वीन का डायरेक्ट डिसाइपल था एंड डी क्वीन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा एक इनविंसिबल एम्परर है यांगफेंग एशियन किंगडम का। डी किंग के कुल मिला के 15 डायरेक्ट डिसाइपल्स है, इसके अंदर से 6 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स है, 8 चौदलम ट्रांजिट लेवल के वॉरियर्स है और एक चौदलम पीक लेवल का वॉरियर है। एंड जो उसके 6 गॉड किंग लेवल के डिसाइपल्स है वो सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि उनमें से एक सेकंड लेवल के ऊपर है गॉड किंग के, बाकी के 2 फर्स्ट लेवल के गॉड किंग के पीक लेवल के ऊपर है, बाकी के 3 अभी भी मिडल और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है। अगर देखा जाए तो डी की को सबसे ज्यादा टैलेंटेड माना जाता है अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए, कि जो भी लोग गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करते हैं वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होते। एंड गॉड किंग पोलो भी उन्हीं 6 गॉड किंग्स में से एक था। ये बंदा चॉटिक सोर्स ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता था। गॉड किंग पोलो होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है, कहता है ग्रेट सेज लुई, तुम और मैं हम दोनों के दोनों एम्प्रेस के डिसाइपल है, साथ ही साथ हम दोनों के दोनों एशियन किंगडम के गेस्ट भी है। हम दोनों की सिचुएशन लगभग सिमिलर है, हम गेस्ट आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं जब हम नीड के अंदर हो, ताकि हमारा ये जो कल्टीवेशन का रोड है ये और ज्यादा स्मूथली चल सके। जिसके बाद पोलो किंग लू फैंग को बताता है कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है टियानजिंग लीग एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रूल नहीं है, सो इसके वजह से काफी ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी पर्सन को इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। वो कहता है हमारा जो म्यूचुअल एड है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना वो ये है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें। मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी 100 से ज्यादा अर्ली मेंबर्स है एंड उसके अंदर से 3 ऑलरेडी ऐसे मेंबर्स है जो कि गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो ज्यादातर 2 एशियन कंट्रीज, 3 फर्स्ट क्लास फोर्सेज एंड काफी सारी अलग अलग टॉप रैंक के कंट्रीज के डिसाइपल्स है। ब्लू फैंग टियानजिंग लीग के बारे में सुनता है तो उसे कुछ याद आता है कि उसके जो मास्टर थे पुराने वाले जाओ शेंग की, उन्होंने भी लू फैंग को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गॉड किंग्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कंसर्न। गॉड किंग पोलो ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस के साथ अपना कनेक्शन बना के रख सके। एंड वो एम्परर किंग का डायरेक्ट डिसाइपल भी है, इसलिए उसको काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड भी मिल जाता है। एंड इन सबके साथ साथ जो गॉड किंग पोलो थे वो काफी ज्यादा हम्बल थे, इसलिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग इस बंदे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसका शायद ही कोई दुश्मन होगा, क्योंकि इस बंदे के अंदर अपनी पावर्स की कोई घमंड नहीं थी एंड ये सभी के साथ काफी ज्यादा हम्बल था। ये लू फैंग से एक और बार पूछता है, लू हे गॉड क्या तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पसंद करोगे? लू फैंग एक सेकंड के लिए सोचता है एंड फिर हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है, क्योंकि उसने जो सरमसारा बिल्डिंग को ज्वाइन किया है, यानी कि कुछ टाइम पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरीके से सीक्रेट है। इसलिए जो लू फैंग होता है वो डायरेक्टली हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है। ये चीज सुन के जो गॉड किंग पोलो होता है वो स्माइल करता है एंड फिर लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है आप सही में काफी स्ट्रेट फॉरवर्डेड हो, अगर फ्यूचर के अंदर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। टॉट जो मेरी एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड बट स्टिल पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मेरे काफी सारे दोस्त हैं, तो मैं किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज सुनने के बाद लू फैंग भी हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है, क्योंकि लू फैंग जानता था कि गॉड किंग पोलो की काफी अच्छी खासी रेपुटेशन है, सारे के सारे गॉड किंग उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिसके बाद वो जो गॉड किंग पोलो होता है वो लू फैंग को एक तलिस्मान देता है एंड उसे कहता है तुम जब चाहो इस तलिस्मान के थ्रू अंदर एंटर कर सकते हो एंड बाकी मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो उस वुडन टोकन को ले लेता है एंड फिर गॉड किंग पोलो यहाँ से चले जाते हैं उठ के। लू फैंग खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए आता है। जाते जाते ये जो पर्सन था ये लू फैंग से कुछ सर्वेंट्स को देखता है एंड वही इसे रास्ते में मोई किंग यांग एंड जैंग यूंग देखने के लिए मिल जाती है।
इन दोनों को देखते ही लू फेंग इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। मो किंग यांग तो लू फेंग का सर्वेंट था, और रही बात जैंग युंगे की, तो वो मो किंग यांग की वाइफ थी। ये लोग भी जैसे ही गॉड किंग पोलो को देखते हैं, ये लोग तुरंत उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं एंड उन्हें ग्रीट करते हैं। मो किंग यांग की तरफ देखते हुए गॉड किंग पोलो कहता है लू फेंग से कि ये तुम्हारा इकलौता डिसाइपल है। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है एंड फिर जैंग युंग की तरफ देखते हुए कहता है, और ये उनकी वाइफ। उसकी वाइफ की तरफ देखते हुए गॉड किंग पोलो कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें देखा है ऑलरेडी। चीज सुनने के बाद जो जैंग युंग होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो गॉड किंग पोलो की तरफ देखते हुए कहती है, वैन किंग आप काफी ज्यादा काइंड एंड काफी ज्यादा हम्बल हो। आपने काफी बार कुछ पब्लिक मीटिंग्स करवाई है पोलो सिटी के अंदर, जिसके अंदर आप हम जैसे वीक प्रैक्टिशनर्स को आके अपना भाषण देते हो। यानी कभी कभी सैटरडे संडे को जाके ये जो बंदा है ये वीक प्रैक्टिशनर्स को जाके भाषण भी देता है पोलो सिटी के अंदर, क्योंकि उन वीक प्रैक्टिशनर्स को अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आता है। एंड ये जो बंदा था ये सही में काफी ज्यादा हम्बल था, ये हमेशा कमजोरों की मदद किया करता था एंड इवन उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें पर्सनल गाइडेंस भी दिया करता था कई बार। एंड जब जब इस बंदे का कोई कॉन्सर्ट होता था यानी कोई भाषण होता था तो काफी सारे इटर्नल ट्रू वर्ड जमा हो जाते थे पूरे के पूरे पोलो सिटी के अंदर। भाई अपनी इतना ज्यादा तारीफ सुनने के बाद गॉड किंग पोलो कहता है, अरे ऐसा कोई नहीं है, प्रैक्टिस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कुछ गाइडेंस देता हूँ। जिसके बाद ये सब चीज़ें कहने के बाद गॉड किंग पोलो यहाँ से चले जाते हैं। जैंग युंगे इन दोनों को जाते हुए देखते रहती है एंड वो मनी मन कहती है कि गॉड किंग पोलो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसी के साथ साथ वो सही में काफ़ी ज़्यादा हम्बल भी है। आफ्टर ऑल सारे के सारे क्योर्स या फिर ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स उन सभी लोगों के लिए कितना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि वो बिना किसी टीचर के गाइडेंस के अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जब कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर खुद आके भाषण देता है, वो भी छोटे मोटे इटर्नल ट्रू गॉड्स को। पोलो मास्टर के जाने के बाद जो जैंग जिया होती है वो मो किंग यांग से उनकी काफी ज्यादा तारीफ करती है एंड साथ ही साथ वो मो किंग यांग को ये भी बताती है कि कुछ ही टाइम के बाद उनका एक और कॉन्सर्ट है जिसके अंदर आके वो भाषण देने वाले हैं। अगर मो किंग यांग भी उसके साथ आता है तो उसे काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड रही बात मोरुशा की, तो भरी मोरुशा काफी ज्यादा गाइडेंस देता था मो किंग यांग को, लेकिन जो मोरुशा की गाइडेंस होती थी वो काफी ज्यादा मतलब ऑन द पॉइंट हुआ करती थी। मोरुशा कभी भी ज्यादा डिटेल के अंदर ज्यादा बकवास नहीं किया करता था, इसलिए भी मोरुशा से भी ज्यादा अच्छा इसे गॉड किंग पोलो की टीचिंग अच्छी लगती है। जिस दिन गॉड किंग पोलो इन सारे के सारे लोगों को भाषण देने के लिए आए थे उस दिन हम लोग को लगभग लाखों की संख्या के अंदर इटर्नल ट्रू गॉड देखने के लिए मिल सकते थे। ये सारे के सारे काफी ज्यादा दूर दूर से आए थे एंड ये पोलो सिटी के अंदर कलेक्ट हुए थे। एंड अगर सही में देखा जाए तो ये जो गॉड किंग पोलो था इसकी टीचिंग सही में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वही जो जोंग योंगी होती है वो मो किंग यांग से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ और इनके लेक्चर्स अटेंड कर लूँ तो मैं जल्दी 14 रिलम के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर दूंगी। पोलो किंग का भाषण सुनने के बाद मो किंग यांग एंड उसकी वाइफ जस्ट जा ही रहे होते तभी उन्हें एक सर्वेंट देखने के लिए मिलता है जो कि उनसे कहता है, तुम दोनों को गॉड किंग पोलो ने बुलाया है, वो तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। ये चीज सुनते ही मो किंग यांग एंड जैंग ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ये उस सर्वेंट को फॉलो करते हुए पोलो माउंटेन के ऊपर जाता है। जैसे ये लोग पोलो माउंटेन के ऊपर एक गुफा के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे इन लोगों को एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि वहाँ पे आराम फरमा रहा था। ये और कोई नहीं, ये गॉड किंग पोलो थे। ये दोनों के दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। पोलो मो किंग यांग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे मास्टर कैसे है। मो किंग यांग कहता है वो बढ़िया है, वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगे हुए रहते हैं। जो सुनने के बाद पोलो कहता है कि वो बंदा वो सही में काफी ज्यादा प्योर माइंड का बंदा है एंड उसका जो फ्यूचर है वो मेरे से भी ज्यादा ब्राइट है। जिसके बाद वो जैंग यूंग की तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम काफी ज्यादा सिंसियर हो कि तुम इतना ज्यादा दूर से मेरी टीचिंग्स को देखने के लिए आए, तुम मेरे भाषण को सुनने के लिए आए। जिसके बाद वो मो किंग यांग एंड जैंग युंगे को एक के बाद एक मूव परफॉर्म करने के लिए कहते हैं एंड उन मूव्स को ऑब्जर्व करने के बाद गॉड किंग पोलो इन दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, इनको इनकी कमियां बताता है एंड इनको और काफी सारे रास्ते बताते हैं जिनसे ये अपने मूव्स को और ज्यादा बेटर कर सके। इसके बाद एट द एंड पोलो किंग कहता है कि तुम दोनों का जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा एवरेज है, तुम दोनों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फ्यूचर के अंदर, तब जाके कोई होप है कि तुम चौधरीलम के तक पहुंच पाओगे। मो किंग यांग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, वही उसकी वाइफ भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देती है। जिसके बाद पोलो मो किंग यांग से कहता है कि मो किंग यांग तुम्हारे पास लोहे ग्रेट सेज है, तुम्हारे मास्टर, तो मुझे तुम्हारे बीच में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैंग युंगे अगर तुम चाहो तो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो। गॉड किंग पोलो के काफी सारे डिसाइपल थे, अभी तक अगर देखा जाए तो उनके 300 से भी ज्यादा डिसाइपल्स थे। स्टिल जोंगे जैसी ये सुनती है कि पोलो किंग उन्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, ये चीज सुन के वो काफी तो खुश हो जाती है एंड वो इंस्टेंटली हामी भर देती है। अगर मो किंग यांग की बात की जाए तो जो लू फेंग है वो जियांजी सिटी के अंदर हमेशा मो किंग यांग को ज्यादा से ज्यादा कुछ पॉइंटर्स दे देता था एंड बाकी की चीजें मोरुशा के ऊपर छोड़ देता था। मोरुशा भी ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाता था, जितनी जरूरत होती थी उतना समझा दिया करता था। एंड रही बात जैंग युंगे की जो कि मो किंग यांग की वाइफ है,
तो ना लू फैंग एंड ना मोरूशा ये लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते थे इसके ऊपर, लेकिन अभी जब जाएंगे का खुद का एक अलग टीचर होगा तो लिटरली उसकी जो कॉन्फिडेंशन होगी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। जाएंगे अपना सर झुकाते हुए खड़ी हो जाती है एंड कहती है डिसाइपल ग्रेट मास्टर। मोई किंग यांग काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अभी उसके वाइफ का भी एक टीचर होगा जो कि गॉड किंग लेवल का होगा एंड अभी उसके वाइफ का जो कल्टीवेशन पाथ है उसके अंदर भी एक होप है कि वो फ्यूचर के अंदर जाके 14 रिलम के ऊपर पहुंचेगी। गॉड किंग पोलो स्माइल करते हुए कहता है तो अब से तुम्हारे रहने के लिए इस माउंटेन के अंदर इंतजाम करा दिया जाएगा। एंड रही बात मोई किंग यांग की, तुम भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रह सकते हो, तुम जब चाहे जियांगजी सिटी के अंदर भी जा सकती हो एंड अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों भी मेरे पास आ सकते हो। ये सब कहने के बाद जो पोलो होता है वो इन दोनों को भेज देता है और जो पोलो के बाकी के सर्वेंट होता है वो उससे कहता है मास्टर आपने ये जो जैंग युंग है इसे अपना डिसाइपल क्यों बनाया, बल्कि इसका टैलेंट भी काफी एवरेज है एंड अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी होप नजर नहीं आता कि ये फ्यूचर के अंदर चौजलम के ऊपर पहुंचेगी। ये चीज सुनने के बाद पोलो कहता है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होती 100% कभी भी। अगर तुम प्रैक्टिस के ऊपर अच्छा फोकस करते हो एंड तुम्हें गाइड करने वाला कोई पर्सन हो तो मे भी कोई मैरिकल हो सकता है। मैंने इसे अपना डिसाइपल बनाया क्योंकि मैं ग्रेट सेंट लूहे का काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बनना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के थ्रू उनके और ज़्यादा क्लोज आना चाहता हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद उसके जो सर्वेंट होता है वो कहता है ग्रेट सेज लूहे वो तो बस एक चौजलम ट्रांसेंड लेवल का वॉरियर है आफ्टर ऑल। इसके बाद पोलो कहता है भले ही वो एक चौजलम ट्रांसेंड लेवल का वॉरियर हो लेकिन स्टिल वो पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल और ओवर पावर्ड है। वो इस लेवल के ऊपर खुद की बनाई हुई सीक्रेट टेक्निक से ऊपर पहुंचा है। गॉड किंग के फर्स्ट लेवल के ऊपर भी कोई भी उस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। वो जब गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करेगा तो पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाएगा गॉड किंग लेवल के ऊपर, तब शायद से वो अगले सेकंड मेरे से भी आगे निकल जाएगा। वैसे भी तुमको पता होगा कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे 5 ही लोग हैं जो कि पूरी तरीके से इनविंसिबल है फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर, जो कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर वहाँ पे पहुंचा है एंड जल्दी लूहे उन्हीं के बीच में से एक होगा। ये जो लू है ये मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा फ्यूचर के अंदर। जो पाथ ऑफ कल्टीवेशन है ये लिटरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके अंदर काफी सारी एंडलेस रिस्क है। इवन अगर मैं कभी फेल नहीं हुआ अपनी कल्टीवेशन पाथ के अंदर फिर भी मेरे मरने की कितनी चांसेस है। जितने ज्यादा दोस्त रहेंगे एंड जितने ज्यादा पावरफुल वो रहेंगे उतना ज्यादा कम मेरा रिस्क बढ़ता जाएगा। मैं फ्यूचर के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकूं। ये सब सुनने के बाद वो जो सर्वेंट होता है वो कुछ भी नहीं कहते। वही जो मोई किंग यांग होता है वो तुरंत लू फैंग के पास चले जाता है उसे ये न्यूज देने के लिए कि जो जैंग युंग है उसे जो गॉड किंग पोलो है उन्होंने अपना डिसाइपल बना लिया है। जैसे लू फैंग को पता चलता है कि जो पोलो गॉड किंग है उन्होंने जैंग युंग को अपना डिसाइपल बनाया, ये चीज सुन के लू फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहता है ये इंडीड काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ वक्त बीतता है। लू फैंग अपने कल्टीवेशन के ऊपर पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड था, लेकिन तभी अचानक से एक दिन जो युआनजू होता है यानी कि टीचर ओरिजिन वो लू फैंग को कांटेक्ट करता है एंड ये चीज देख के जो लू फैंग होता है वो तुरंत अपनी कल्टीवेशन के बाहर आ जाता है। जो टीचर ओरिजिन होता है वो कभी भी लू फैंग को फालतू के अंदर परेशान नहीं करते। वो लू फैंग से मिलना चाहते थे इसलिए जो लू फैंग होता है वो इमीडिएटली युआनजू के पवेलियन के अंदर चला जाता है। वही जब लू फैंग युआनजू के पवेलियन के अंदर पहुंचता है वहाँ पे जो युआनजू होता है वो लू फैंग का इंतजार कर रहे होता है। वो लू फैंग के लिए पर्सनली वाइन देता है। लू फैंग देख लेता है कि युआनजू काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड के अंदर है। वो टीचर ओरिजिन की तरफ देखते हुए कहता है टीचर ओरिजिन आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड के अंदर लग रहे हो। युआनजू कहता है फाइनली मैंने अपने ग्रेट डाउ के फाउंडेशन को समझ लिया तो मैं नेचुरली काफ़ी ज़्यादा खुश रहूंगा ही। ये चीज़ सुनते ही जो लू फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जो युआनजू है वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है एंड वो जल्दी चौजलम के ऊपर पहुंच जाएगा। जो कहता है कि तुमने जो भी मुझे लार्ज अमाउंट के अंदर रिसोर्सेज वगैरह दिए थे एंड काफ़ी सारे इनहेरिटेंस दिए थे जो कि जियांग मैंग के थे, उन सब के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, वरना मुझे पता नहीं कितने 1000 साल लग जाते इस जगह के ऊपर पहुंचने के लिए। इसके बाद युआनजू लू फैंग कहता है कि तुम चौजलम के ऊपर 100 एपॉक्स के अंदर पहुंच गए थे, वो भी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स के ऊपर। इवन तुम्हें कोई एक्सटर्नल हेल्प भी नहीं मिली थी। तुम्हारा जो पाथ होगा वो मुझसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जल्दी तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर भी पहुंच जाओगे। लू फैंग कहता है गॉड किंग लेवल वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है चौजलम के कंपैरिजन के अंदर, मुझे सारी चीजें काफी ज्यादा सोच समझ के करनी पड़ेगी। लू फैंग की बात सुनने के बाद युआनजू हंसते हुए कहता है मजाक मत करो, तुम्हारी सबसे ज्यादा चांसेस है कि तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करोगे जल्दी। लू फैंग इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहता एंड आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो जो युआनजू है वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। लू फैंग चौजलम के ऊपर 30 एपॉक्स से भी कम टाइम के अंदर पहुंच गया था विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प खुद की टेक्निक के थ्रू, लेकिन जो युआनजू है वो लू फैंग के वास्ट रिसोर्सेज के देने के बाद भी देखा जाए तो 100 एपॉक्स के अंदर पहुंच गया एंड देखी जाए तो ये स्पीड भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। इसलिए जो लू फैंग होता है वो कहता है युआनजू तुम सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। लू फैंग को हमेशा से पता था कि ओरिजिनल यूनिवर्स ने अगर युआनजू को सप्रेस नहीं किया होता वो कब के रिकॉग्निशन पैसेजवे को क्रॉस करते हुए ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुके होते। लू फैंग युआनजू से कहता है युआनजू
तुमने वर्चुअल यूनिवर्स को कॉम्प्रहेंड किया था, जो कि तुम्हारा एक सीक्रेट मेथड था, वो भी ट्रू गॉड सेज के ऊपर, जिसके साथ तुम ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बने थे। इस सही में काफी ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, लेकिन आगे जाके तुम कौन से पाथ को फॉलो करने वाले हो, तुम्हें अपने लिए कोई पाथ सुटेबल ढूंढना पड़ेगा। लू फेंग कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, अपने स्मॉल यूनिवर्स को जल्दी से एक्सपेंड करना पड़ेगा एंड अपनी ट्रू बॉडी को भी तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा पाथ ज्यादा सुटेबल है। यानजू कहता है कि मुझे वर्ल्ड ओरिजिन एमडीयू के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। चीज सुनने के बाद जो लू फेंग होता है वो बहुत ज्यादा शॉक नहीं होता, क्योंकि लू फेंग जानता था कि टीचर ओरिजिन काफी ज्यादा वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर फोकस करते थे एंड इसलिए वो वर्चुअल वर्ल्ड से वर्ल्ड एवेन्यू के अंदर शिफ्ट हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम ही है। लू फेंग कहता है आखिर तुम वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू यहाँ तक आए थे, तुम वर्चुअल वर्ल्ड को इतना ज्यादा फॉलो करते हो कि तुम आगे इसी को अपना पाथ बनाना चाहते हो। यानजू कहता है कि मुझे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम तक सप्रेस किया गया था, जिसके कारण मुझे काफी सारी छोटी मोटी बारीकियां पता चली वर्चुअल वर्ल्ड की एंड अभी मैं इस चीज के अंदर इतना प्रोफिशिएंट हो गया हूँ कि मुझे इससे ज्यादा सुटेबल पाथ कोई नहीं लगता अपने लिए। इसी के साथ हम लोग को ओरिजिनल यूनिवर्स का सीन दिखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर लू फेंग के बगल में जो दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा यूनिवर्स था यानी कि टीचर ओरिजिन का यूनिवर्स, वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी ट्रू गॉड्स एंड यूनिवर्स मास्टर होता है व्यूरियस रेसेस के, वो सारे के सारे एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं एंड वो लोग कहते हैं क्या ओरिजिनल एंसेस्टर क्या वो अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, वो भी इतना ज्यादा जल्दी। जितने भी पावरफुल लोग एंड ह्यूमन रेसेस के जितने भी लोग थे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ह्यूमन रेस ऑलरेडी बहुत पहले पूरी तरीके से एब्सोल्यूट एंड ग्रेन कर चुकी थी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि लू फेंग ऑलरेडी ह्यूमन रेस से काफी ज्यादा आगे जा चुका था। फाइनली अभी टीचर ओरिजिन उनका मिनीचर यूनिवर्स भी काफी ज्यादा तेजी से एक्सटेंड होने लग गया था। तो यहाँ पे हम लोग को सिटी लॉर्ड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा खुश थे। पहले लू फेंग का मिनीचर एक्सटेंड हुआ, उसके बाद वो रिकॉग्निशन पोर्टल के अंदर चला गया। अभी टीचर ओरिजिन का यूनिवर्स एक्सटेंड हुआ और वो भी रिकॉग्निशन पोर्टल के अंदर है एंड वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका है। अपने डिसाइपल एंड अपने टीचर को इस तरीके से आसमान की बुलंदियां छूते हुए देख जो सिटी लॉर्ड थे वो काफी ज्यादा खुश थे। इन सभी लोगों को इस तरीके से ब्रेक थ्रू करता देख जो लॉर्ड ऑफ चॉ सिटी थे उन्हें भी काफी ज्यादा अंदर से खुजली मच रही थी कि कब उनका रिकॉग्निशन होगा। लू फेंग ने हमेशा से उनसे कहा था उन्हें काफी ज्यादा पेशेंटली रहना पड़ेगा, उन्हें पेशेंटली ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और वो ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करता है तो यहाँ से रिकॉग्निशन पोर्टल के थ्रू जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो वहां जाके उनका ये जो आगे का सफर होगा ये काफी ज्यादा स्मूथ होगा, बिकॉज गाइस ओरिजिनल यूनिवर्स की जो कंडीशंस है वो काफी ज्यादा हार्श है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन के अंदर। जो बंदा ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है उसके लिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ग्रो होना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यही रीजन था कि टीचर ओरिजिन एंड लू फेंग ये हमेशा सारे के सारे रेसेस को यही कहा करते थे कि वो ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर काफी अच्छी से बैठ के अपना कल्टीवेशन करे। एक बार वो ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए ट्रू गॉड बनने के लिए, उसके बाद उनका जो आगे का कल्टीवेशन होगा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफी ज्यादा स्मूथ होगा। वैसे भी ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर जो लगभग एक रिकॉग्निशन साइकिल होता है वो 10,000 एपॉक्स के बराबर में होता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के। लू फेंग को लगता था इतने टाइम में तो वो आराम से लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग से डील कर ही लेगा, तो मास्टर जाओशेंग के उनका भी बदला पूरा हो जाएगा एंड उसके बाद वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अपने सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा जो भी ओरिजिनल यूनिवर्स से आ रहे हैं। वही यहाँ पे हम लोगों को लू फेंग का एक डिवाइन अवतार भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि सिटी लॉर्ड के जस्ट बगल में खड़ा था एंड लू फेंग जब ये सारी की सारी चीजें सिटी लॉर्ड से कहता है तो सिटी लॉर्ड स्माइल करके आगे के अंदर मुंडी हिला देता है एंड वो जानते थे कि जो यानजू है एंड लू फेंग है इन्होंने कभी भी उनको ओरिजिन कॉन्टिनेंट की ज्यादा सिचुएशंस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये सुप्रीम लॉज के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है। साथ ही साथ वो लोग ये भी काफी अच्छी तरीके से समझ चुके थे जरूर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी जिनको लू फेंग एंड टीचर ओरिजिन वो अभी भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन लोगों को टाइम दिया है कि जल्दी से जल्दी पावरफुल बने। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को चूयाओ मेंशन देखने के लिए मिलता है चड्डू सिटी के अंदर। जो लू फेंग होता है वो चूयू को मैसेज भेजता है, जब डी चूयू लू फेंग को देखता है तो वो स्माइल करता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फेंग खुद चल के उससे मिलने के लिए आया है। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर लुए आपके लिए काफी रेयर है कि आप यहाँ पे खुद चल के आए, आपको कुछ काम ही था तो आप मुझे बुला सकते थे। जो डी चू था उसके दिन काफी ज्यादा अच्छे बीत रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल हेवन लेवल का मिशन करने के बाद उसे काफी ज्यादा ह्यूज रिसोर्सेज मिले थे। इवन लू फेंग को आधे रिसोर्सेज देने के बाद भी इस बंदे के पास काफी रिसोर्सेज थे एंड इन रिसोर्सेज के साथ ये जल्दी अपना ब्रेक थ्रू भी करने वाला था। लू फेंग डी चू से कहता है कि जो मेरा दोस्त है युआन उसने अपना ब्रेक थ्रू किया है चौधरीलम के अंदर, मैं उसके लिए एक गेस्ट पोजीशन चाहता हूँ यांग एशियन कंट्री के अंदर। डी चू ये सुनता है तो थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद वो कहता है क्या युआन वो न्यूली प्रमोटेड चौधरीलम का मास्टर है एंड क्या वो लॉ लीनियज के थ्रू यहाँ पे आया है? लू फेंग के अंदर मुंडी हिला देता है। अगर वो लॉ लीनियज के थ्रू उसने अपना ब्रेक थ्रू किया है तो ये लोएस्ट थ्रेशोल्ड है, यानी कि लॉ लीनियज के थ्रू ही जब आप ब्रेक थ्रू करोगे तभी आप गेस्ट ऑफिशियल बन सकते हो यांग एशियन कंट्री के। लेकिन स्टिल जो टीचर ओरिजिन थे उनके अंदर एज सच उन्होंने कोई भी बहुत बड़ा टैलेंट दिखाया नहीं था, इसलिए वो कहता है
कि कोई भी फर्स्ट क्लास का मार्के जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो वो शायद ही अपने कोटे को इस बंदे के ऊपर यूज करेंगे, क्योंकि जितने भी मार्केसेस होते हैं उनके पास बस 2 ही कोटा होता है एंड वो तीसरे कोटे को अप्रोच नहीं कर सकते। एंड कोई भी गेस्ट ऑफिशियल किसी भी मार्केस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इस तरीके से जो चू होता है उसने लू फैंग को अपना गेस्ट ऑफिशियल बनाया था। लू फैंग की मदद से उसे काफी ज्यादा फायदा मिला फ्यूचर के अंदर अपने मिशन के अंदर एंड आज उसकी जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। उसी तरीके से बाकी के जितने भी मार्केसेस होता है वो लोग अपने गेस्ट ऑफिशियल को पावरफुली चुनता है, उन लोगों को चुनता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है। एंड रही बात चूयू की, तो वो एज सच इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, या फिर अगर था भी तो अभी तक उसने अपने ट्रू रंग नहीं दिखाए थे। लू फैंग चूयू के लिए गेस्ट कोटा इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो काफी अच्छी तरीके से जानता था एक बार चूयू चौदरलम के अंदर पूरी तरीके से अपना ब्रेक थ्रू कर ले, उसे अपने आगे के जर्नी के लिए मोस्ट सुटेबल इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी एंड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। एंड जो वो ओरिजिन को फॉलो करना चाहता है यानी कि वर्ल्ड ओरिजिन एवेन्यू, इस तरीके का गॉड किंग लेवल का इनहेरिटेंस उसे बस यांगफे एशियन कंट्री प्रोवाइड कर सकता है। एक बार वो उसका गेस्ट ऑफिशियल बन जाए उसे फ्री के 1 लाख मैरिट बॉन्ड्स मिलेंगे, जिसके थ्रू वो किसी भी गॉड लेवल के इनहेरिटेंस को एक्सचेंज कर सकता है। कुल मिला के किसी भी चौदरलम के वॉरियर के लिए ये जो गेस्ट ऑफिशियल सिस्टम है ये सही में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है कि किसी भी पर्सन का गेस्ट ऑफिशियल बनना। लू फैंग को बताता है कि उसके पास 2 कोटास थे जो कि ऑलरेडी वो यूज कर चुका है। यांगफे एशियन कंट्री के अंदर तो किसी और दूसरे पर्सन के पास कोई कोटा नहीं है। रही बात बाकी के लॉ लीनिएजेस की, तो मुझे वहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मुझे कोई मिलता है तो। लू फैंग डी च्यू से कहता है कि अगर कोई भी युआन को कोटा देने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं उसे टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ कॉस्मिक सैंड भी दे सकता हूँ, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डी च्यू लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। जिसके बाद सेम डे जो डी च्यू होता है वो तुरंत लू फैंग के लिए कोटे की खोज के अंदर निकल जाता है। कुल मिला के 7 ऐसे मार्केसेस मिलते हैं अलग अलग लीनिएजेस से, इनके पास अभी भी स्टिल कोटा था। वो उन सबसे पर्सनली जा जाके मिलता है एंड उन सभी लोगों से बात करता है। ऐसी किसी को भी ये पता चलता था कि लॉर्ड लुए ग्रेट सेज को ये कोटा चाहिए तो सब लोग काफी एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन जैसे उन लोगों को पता चलता था कि ये एक्चुअल में उनके लिए नहीं है बल्कि उनके किसी क्लोज वन के लिए है, तो वो मना कर देते थे। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पर्सन का जो कोटा होता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। एंड रही बात लू फैंग की, भले लू फैंग का काफी ज्यादा दबदबा हो, लेकिन जल्दी जो लू फैंग है वो गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। एक बार वो गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर दे, ये इन छोटे मोटे मार्केट्स के लफड़ों के अंदर चाके भी नहीं पड़ पाएगा। यांगफे एशियन कंट्री के अंदर जो कमजोर है उन लोगों के ऊपर अटैक करना पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये बस ऊपर ऊपर की सच्चाई है, अंदर की बात तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सो कुल मिला के इसलिए सभी लोगों को ऐसा लगता था कि एक बार लू फैंग गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर दे, उसके बाद लू फैंग चाह के भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो ये जो ऑफर है ये किसी काम का नहीं है। बस पैसे के लिए वो अपना फ्यूचर तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे। चूयू होता है वो काफी तक कोशिश करता है, लेकिन काफी तक कोशिश करने के बाद भी उसे कोई भी कोटा नहीं मिलता। एंड इन सब रीजन के अलावा एक और रीजन ये था कि हेवन लेवल के मिशन को वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसके कारण जितने भी मार्केसेस थे सभी लोगों के पास इस वक्त इनफ रिसोर्सेज थे एंड उन्हें रिसोर्सेज की ज्यादा कोई नीड नहीं थी। जब तक उन्हें कोई बहुत ज्यादा टेम्पटेटिंग ऑफर ना मिल जाए तब तक वो अपने इस कोटा को देने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली काफी तक कोशिश करने के बाद भी जब डी च्यू को कोई भी चीज नहीं मिलती तो वो फाइनली लू फैंग को इन सब चीजों के बारे में बता देता है। जब लू फैंग ये सारी चीजें सुनता है तो लू फैंग कुछ भी नहीं कहता एंड लू फैंग इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी जानता था, इसलिए जो लू फैंग था वो 100 मिलियन ऑफ यूनिवर्सल सैंड का ट्रेजर देने के लिए तैयार हो गया था। बट शायद इन सब चीजों से भी कोई भी बात नहीं बनी थी। लू फैंग के पास एक और ऑप्शन ये था कि वो एम्परर चू के पास जा सकते थे, इस बात को लेके मे बी उनके थ्रू उसे कोई ना कोई मदद मिल सकती थी, लेकिन लू फैंग एम्परर चू के पास इतने ज्यादा छोटी सी बात के लिए नहीं जाना चाहता था। इसके बाद लू फैंग सोचता है कि अभी उसे इतनी भी ज़्यादा नीड नहीं है कोटे की, तो वो थोड़ा टाइम रुक सकता है, यानी कि वो एक बार गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर ले, उसके बाद वो इस मैटर के बारे में सोचेगा कि वो क्या कर सकता है। एंड अभी इस मैटर के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लू फैंग के दिमाग के अंदर दौड़ने लग जाती है, इसलिए अभी वो गेस्ट कोटा के पीछे नहीं भागता। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को चू यिंग हाउ देखने के लिए मिलता है, जिसे लास्ट हेवनली लेवल के मिशन के अंदर फर्स्ट रैंक मिली थी एंड डेफिनेटली इस बंदे को सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिले थे। एंड इवन पर्सनली एम्परर किंग का ये डिसाइपल था एंड एम्परर किंग इस बंदे की काफी ज्यादा तारीफ किया करते थे। पूरे के पूरे रॉयल फैमिली के 13 लीनिएजेस के अंदर ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि एम्परर किंग भी इस बंदे को काफी ज्यादा मानते थे, इसलिए काफी सारे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स चू यिंग हाउ के साथ अपनी दोस्ती करना चाहते थे। वही हम लोग को चू यिंग हाउ देखने के लिए मिलता है लू फैंग के केव के बाहर, जिसके बाद लू फैंग चू यिंग हाउ को अपने केव के अंदर लेके जाता है, उसे पर्सनली वाइन सर्व करता है। चू यिंग हाउ लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है
माय लॉर्ड लूहे, मैंने सुना है कि आपको गेस्ट ऑफिशियल कोटा की जरूरत है, जिसके लिए जो चूयू है वो रिसेंटली काफी सारी प्लेसेस के अंदर विजिट किया था 13 रॉयल फैमिलीज के लिए, जिसके अंदर मैंने ये भी सुना कि उन सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद चिंग हाउ लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है आप ये कोटा किसके लिए चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप चूयू के गेस्ट ऑफिशियल हो, तो ये कोटा आपके लिए तो नहीं होगा। रही बात उनके ओल्ड सर्वेंट लो साकी, वो चौजलम के अंदर बहुत पहले से आया हुआ है, आज तक लू फेंग ने कभी इस बंदे के लिए कोटे के लिए कोई गुहार नहीं लगाई, तो आज क्यों लगाएगा। सो एट द एंड बचा युआन, जो कि लू फेंग का काफी तक करीबी इंसान था। एंड सुनने में आया कि उस बंदे ने चौजलम के अंदर अभी अभी ब्रेक थ्रू भी किया है। लू फेंग कह देता है कि उसे युआन के लिए पोजीशन चाहिए, एंड क्योंकि जो लू फेंग है वो युआन के ब्रेक थ्रू करती है उसके लिए कोटा ढूंढने लग गया, इसका मतलब जो युआन है वो लू फेंग के काफी तक क्लोज है। इसके बाद चुइंग लू फेंग से कहता है कि उसे अभी अभी उसका ग्रेट डाओ उसने कॉम्प्रहेंड किया है, एंड उसका जो स्मॉल यूनिवर्स है वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, एंड साथ ही साथ उसकी जो डिवाइन बॉडी है वो भी अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। तो वो रॉयल फैमिली के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट क्लास मार्किसेस के अंदर टॉप के अंदर है। अगर वो अपनी ऑथोरिटी का इस्तेमाल करता है एंड कुछ रॉयल कंट्रीब्यूशंस करता है, तो शायद से वो एक और कोटे के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि विद इन रॉयल फैमिली जो फर्स्ट क्लास के ड्यूक्स होते हैं उनको एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। एंड इवन ये जो बंदा है ये भी जल्दी गॉड किंग लेवल के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था। इवन जो फर्स्ट क्लास मार्किसेस होता है जो कि चौदरिलम को ट्रांसेंड कर पाते हैं, यानी कि गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, उनको एक फ्री चांस भी मिलता है कि वो युआन की ट्रेजर साइट को विजिट कर सके। चुइंग हाउ एम्परर क्वीन का पर्सनल डिसाइपल था, इसलिए इस बंदे की जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रही बात चुइंग की, ये लू फेंग की मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे काफी अच्छी तरीके से पता था एक बार वो अपना ब्रेक थ्रू कर ले डिवाइन किंग रिलम के ऊपर, उसके बाद उसके फ्यूचर के अंदर उसे काफी सारे इनविंसिबल एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे, एंड वो सभी लोगों के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकता। यानी कि इस बंदे का जो टीचर है वो भले ही एम्परर क्विंग है, लेकिन उसके बाद भी एम्परर क्विंग हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकते, तो उसे और भी काफ़ी सारा पावरफुल बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर के अंदर सेफ रह सके। एंड ऐसे उसे काफ़ी तक कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके एंड जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर से एक लू फेंग है। वो लू फेंग के पोटेंशियल को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था, भले ही जो लू फेंग है वो अभी चौदलम के पीक लेवल के ऊपर है, यानी कि चौदलम ट्रांसेंड लेवल के अंदर नंबर 1 वॉरियर है, लेकिन जल्दी जो लू फेंग है वो अपना ब्रेक थ्रू कर देगा गॉड किंग लेवल के ऊपर, एंड जब वो अपना ब्रेक थ्रू कर देगा वो पूरी तरीके से इनविंसिबल रहेगा। इवन सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के अंदर ही शायद ही कोई पर्सन होगा जो कि लू फेंग को मार पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। जो लू फेंग होता है वो चू युइंग हाउ की तरफ देखते हुए कहता है कि इस तरीके से कोटा मिलना ये कोई इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है, तुम आखिर मेरे से क्या चाहते हो। युइंग हाउ लू फेंग से कहता है कोटा ये तो काफी तो छोटी सी बात है, मैं तो यहाँ पे बस ब्रदर लूए के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। इसे सुनने के बाद लू फेंग भी समझ जाता है कि सामने वाली पार्टी उसे क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर लू फेंग कुछ भी नहीं कहता। लू फेंग चुइंग की तरफ स्माइल करते हुए देखता है एंड उसे थैंक्स कहता है एंड कहता है मैं हमारे इस दोस्ती को हमेशा याद रखूंगा। चुइंग हाउ स्माइल कर देता है एंड कहता है ये सेंटेंस मेरे लिए इनफ होगा। चुइंग हाउ जानता था कि चौदरलम के अंदर वो भले बाकी सारे मार्किसेस के कंपैरिजन के अंदर नंबर 1 के ऊपर है, एक बार वो डिवाइन किंग रिलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लेगा तो उसके बाद वो इतना ज्यादा एक्सीलेंट नहीं रह जाएगा, काफी सारे एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। चुइंग हाउ पहले से काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था लू फेंग को लेके। जो चुइंग हाउ था वो लू फेंग से कहता है जॉन को तुम मेरे घर पे भेज देना, वहाँ पे मैं उसे उसका कोटा दे दूंगा। इसके बाद जो युइंग हाउ होता है वो यहाँ से चला जाता है। लू फेंग सेम डे टीचर ओरिजिन से कांटेक्ट करता है, उन्हें कहता है कि फाइनली उनके लिए गेस्ट ऑफिशियल के कोटे का इंतजाम हो चुका है। ये चीज सुन के टीचर ओरिजिन काफी तो खुश हो जाता है एंड उनको पता ही नहीं था कि लू फेंग एक्चुअल में उनके लिए यांगफे एशियन कंट्री का गेस्ट ऑफिशियल का कोटा ढूंढ रहा है। यांगफे एशियन कंट्री का जैसे ही आप गेस्ट ऑफिशियल बनते हो आपको तुरंत 1 लाख मेरिट पॉइंट मिलता है, जिसके थ्रू आप हेरिटेज हॉल से अपने लिए कोई भी सूटेबल इनहेरिटेंस को एक्सचेंज कर सकते हो, जिसके बाद फ्यूचर के अंदर धीरे धीरे करके आप रिसोर्सेज और इकट्ठा करके और मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करके बाकी रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हो। भाई युआन स्माइल करते हुए लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से इटर्नल ट्रू गॉड हूँ, मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे एशियन कंट्री ऑफ यांगफेंग के अंदर भी हूँ, काफी सारे चौजलम के लोगों को जानता हूँ जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उन्हें इन रॉयल फैमिलीज के अंदर कोई भी कोटा नहीं मिल रहा। लेकिन मैंने जैसे ही अपना ब्रेक थ्रू किया मुझे एक कोटा मिल गया, तुम्हारे लिए ये चीज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, है ना। लू फेंग स्माइल करता है एंड कहता है तुम चुइंग हाउ मेंशन के अंदर जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें अपना कोटा मिल जाएगा एंड मुझे और क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। युआन कुछ भी नहीं कहता एंड हा के अंदर अपनी मुंडी हिला देता है, जिसके बाद वो चुइंग हाउ मेंशन के अंदर चला जाता है। लू फेंग जब युआन को इस तरीके से जाते हुए देखता है तो वो स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है फाइनली उसका सर का दर्द थोड़ा सा और कम हो गया कि ह्यूमन रेस से एक और पिलर आ चुका है। युआन जो कि जल्दी यांगफे एशियन कंट्री का गेस्ट ऑफिशियल बन जाएगा, उसके बाद उसे उसका सुटेबल इनहेरिटेंस मिल जाएगा जिसे कल्टीवेट करते हुए उसके आगे की जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ रहेगी। लू फेंग एक लौता ऐसा पर्सन था जो कि ओरिजिन यूनिवर्स से आया हुआ था
एंड उसके अलावा और कोई था तो वो थे टीचर ओरिजिन। लू फैंग को पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स की बर्डन अपने कंधे के ऊपर अकेले कैरी करने की नीड नहीं थी, क्योंकि अभी टीचर ओरिजिन भी उसके साथ थे जो कि ह्यूमन रेस से ही थे। जो युआन होता है वो सेम डे चुइंग हाउ के मेंशन के अंदर जाता है एंड उसे उसका गेस्ट ऑफिशियल का कोटा मिल जाता है। एंड तुरंत ही ये जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा तेजी से पूरी की पूरी रॉयल फैमिलीज के अंदर फैल जाती है। एंड सभी लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। जो युआन है जैसे ही उसने अपना ब्रेक थ्रू किया चौधरीलम के अंदर, तुरंत ही उसे गेस्ट ऑफिशियल का कोटा मिल गया। ये सब बस लू फैंग के कारण हुआ है, लू फैंग के बैकग्राउंड के कारण। एंड क्योंकि चुइंग हाउ ने किसी नए कोटे के लिए अप्लाई किया था तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे इस चीज़ के अंदर। मिला के उनको बस जेलिसी हो रही थी, क्योंकि जो चुइंग हाउ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड वो एक नए कोटे के लिए अप्लाई कर सकता था। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन सभी लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो चुइंग होता है वो जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है एंड वो एक डिवाइन किंग लेवल का वॉरियर बन जाता है, यानी कि गॉड किंग लेवल का वॉरियर। एंड इस चीज के लिए एक पार्टी भी रखी जाती है। काफी सारे गेस्ट ऑफिशियल्स एंड काफी सारे हायर इकोनॉमी के लोग यहाँ पे आए थे इस पार्टी के अंदर चुइंग को गिफ्ट करने के लिए। हायर लेवल के वॉरियर्स, इसका मतलब ये नहीं कि काफी सारे पावरफुल गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स आए थे, मतलब ज्यादातर तो यहाँ पे चौधरीलम ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर्स या फिर चौधरीलम के वॉरियर्स थे, कुछ गॉड किंग आए थे। जो लू फैंग था, लू फैंग भी इस बंदे की पार्टी के अंदर गया था एंड इस बंदे को लू फैंग ने एक काफी ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट भी दिया था कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। एक बार जैसी इस बंदे की पार्टी खत्म होती है लू फैंग वापस से अपने केव के अंदर चला जाता है। सब कुछ क्योंकि पूरी तरीके से सेटल डाउन हो चुका था। लू फैंग जो होता है वो वापस से अपनी सक्लूजन के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है। लू फैंग ने जो पहले सोल प्यूरिफाइंग लिक्विड को यूज किया था उसका जो इफेक्ट था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेड हो चुका था। वही हुनियन क्रिस्टल फ्रूट का भी जो इफेक्ट था वो फेड हो चुका था। तो लू फैंग वर्ल्ड ऑफ 10 डायरेक्शन के फॉर्म के ऊपर ध्यान दे रहा था। फैंग काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था क्योंकि वो इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल वाले पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म का। लेकिन सडनली उसे देखने के लिए मिलता है, सडनली उसके दिमाग के अंदर पूरा एक कंप्लीट मैप फॉर्म हो जाता है 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म का। फैंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहता है फाइनली मैंने इसे फिगर आउट कर ही लिया। फैंग को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो टाइम के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। लू फैंग होता है वो इस वक्त अपने 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म के ऊपर देख रहा होता है, जो कि थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसके अंदर जो गोल्डन स्केल बीटल कॉप्स उसको मिले थे वो उसके मास्टर डी चू के द्वारा दिए गए थे। बाकी के जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स थे वो लू फैंग ने खुद उन सारे क्रीचर्स से ऑब्टेन किए थे जिस जगह को वो गार्ड कर रहा था, बाकी जिंजिंग सिटी के क्रिएचर। लू फैंग कहता है कि जो 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म ने रियलाइज किया ये बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि लू फैंग ने काफी सारे अलग अलग क्रिएचर्स का यूज किया है, डिफरेंट क्रिएचर्स का। इसके इस 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म के अंदर हम लोगों को काफी सारे रंग देखने के लिए मिल सकते थे, कि काफी सारी अलग अलग चीजें। लू फैंग को एक चीज समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसने इतना ज्यादा अजीबो गरीब चीजों को कॉम्प्रहेंड करते हुए इस चीज को कॉम्प्रहेंड किया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो इस अपने 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म को आखिर किस मटेरियल से बनाए। कि एक तरीके का ऐसा वर्ल्ड फॉर्म था जिसे कॉम्प्रहेंड करने के बाद आपको इसे वापस से बनाना पड़ता था। लू फैंग सोचता है कि वो मैटर एंड स्पेस के थ्रू इस चीज़ को बनाए, मे बी ये पावरफुल हो। अगर देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को जो भी बंदा कॉम्प्रहेंड करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्नोरिलम एंड सिस्टर का एग्जांपल ले लिया जाए, तो उनका जो 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से प्योर डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल किया है इस चीज़ को कंडेंस करने के लिए। बट लू फैंग का जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था उनके कंपेरिजन के अंदर। लू फैंग सोचता है कि अगर वो थोड़ी सी तिगड़म लड़ाए तो वो अपने इस फॉर्म को पूरी तरीके से इनविजिबल एंड फॉर्मलेस बना सकता है। इसके बाद लू फैंग धीरे धीरे करके इसके अंदर कुछ चेंजेस करने लग जाता है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म को एक फाउंडेशन बना लेता है एंड चॉटिक ओरिजिन ब्लड लाइन के जो क्रीचर्स के रेफरेंसेस थे उनके थ्रू उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। काउंटलेस डिवाइन पावर ट्रांसफॉर्म होते हुए हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। कुल मिला के हम लोगों को 100,000 मिलियन पार्टिकल्स देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर घूम रहे थे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, अलग अलग चीज़ों को शेप ले रहे थे। एज लॉन्ग एज किसी की विल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड कोई भी पर्सन इन 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म्स को कंट्रोल कर सके, ये कितने भी ज़्यादा बड़े या फिर कितने भी ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। उसके बाद लू फैंग के सामने 7 मटेरियल्स आ जाते हैं। लू फैंग इन 7 मटेरियल्स को रेफर करते हुए 7 क्लोन्स बनाता है। 7 मटेरियल्स के अंदर से जो सिल्वर माउंटेन बीस्ट किंग का मटेरियल था वो हाईएस्ट था। उसके बाद लू फैंग वापस से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को चालू कर देता है। लू फैंग को लगभग एक पूरा दिन लग जाता है अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म करने के लिए। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सभी लोग परफेक्ट डिवाइन बॉडी को इसलिए इतना ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से परफेक्ट होती है। उसके मदद से ही हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा छोटा हो सकता है। एक बार कोई भी बंदा गॉड किंग लेवल के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है तो ज्यादातर लोग अपनी
अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो अपनी सोल के ऊपर फोकस करता है कि सोल ही उनका फाउंडेशन बनता है। सोल के थ्रू अपने बॉडी को कितना भी ज्यादा इनहेंस या फिर कितना भी ज्यादा डिग्रेड कर सकता है। इसके बाद काफी ज्यादा लंबे टाइम तक अपना कॉम्प्रहेंशन करने के बाद जो लू फेंग होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है एंड फिर वो फाइनली अपने लिए एक ब्रेक लेने के बारे में सोचता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉम्प्रहेंड कर चुका था वर्ल्ड लाइफ फॉर्म को। वो तुरंत स्टार टावर से बाहर आता है एंड हुआंग सिटी की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही ब्रेथ्स के अंदर वो हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाता है। अपनी स्पीड को देख के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है। उसने खुद भी नहीं सोचा था कि जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म है ये लिटरली इतना ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि लू फेंग ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी कॉम्प्रहेंड करता था। तो लू फेंग को एक नई स्किल मिली थी वर्ल्ड रिफ्लेक्शन के थ्रू। अपने एक सिंगल थॉट की मदद से वर्ल्ड की पावर को यूज करते हुए अपने एनिमी को वाइप आउट कर सकता था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इस वक्त फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के लगभग इनविंसिबल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी थी। उसे ऐसा काफी ज्यादा पावरफुल मेथड मिल चुका था। फेंग मन ही मन सोचता है वही अगर इतना ज्यादा पावरफुल है तो जो वर्ल्ड बीस्ट होता है जो कि सेकंड लेवल के ऊपर गॉड किंग लेवल के ऊपर होता है फिर अल्टीमेट लेवल के ऊपर होता है, कितने ही ज्यादा पावरफुल होते होंगे। नो वंडर कि ऐसे वर्ल्ड बीस्ट को एक तरीके से कैटास्ट्रॉफी बोला जाता है, यानी कि कयामत की बॉडी बनी होती है डिस्ट्रक्शन के लिए। किसी वर्ल्ड बीस्ट को देखा जाए जो कि फर्स्ट लेवल के इनविंसिबल लेवल के ऊपर हो गॉड किंग लेवल के, उसके बाद भी उसको एक तरीके से एक ओवरलॉर्ड की तरह देखा जाएगा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। और वही अगर लू फेंग की करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लू फेंग काफी ज्यादा क्लोज था गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए, यानी कि इस एपिसोड के अंदर या फिर अगले एपिसोड तक आप लोगों को लू फेंग का ब्रेक थ्रू देखने के लिए मिल जाएगा। वही लू फेंग जैसे जैसे पावरफुल बन रहा था वो अपनी स्टार टावर के बारे में सोचता है। लू फेंग ने अभी तक अपने स्टार टावर को एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने नहीं लाया था, क्योंकि स्टार टावर एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वो खुद भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था। जैसे जैसे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था वैसे वैसे वो और ज्यादा हम्बल होते जा रहा था। धीरे धीरे करके रियलाइज होता जाता था कि वो पूरी तरीके से इनविंसिबल नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर, उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड जब तक ऐसा है वो तब तक अपने उन सारी की सारी स्ट्रेंथ्स को बाहर नहीं ला सकता जिनको उसने छुपा के रखा है। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को पोलो सिटी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो मोयू किंग होता है वो जैंग से कहता है कि इस बार तुम पोलो सिटी के अंदर कितना ज्यादा टाइम तक रहने वाली हो। जैंग्यू ना के अंदर अपनी मुंडी हिलाते हुए कहती है कि मुझे खुद को भी नहीं पता। मोयू किंग इस चीज़ से थोड़ा सा स्टन रह जाता है, जिसके बाद जो जैंग्यूंग होती है वो एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मेरे लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलना पोलो गॉड किंग का डिसाइपल बनना लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बात है। इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से सीज करना चाहती हूँ। मैं पोलो माउंटेन के अंदर रह के अपनी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। पोलो माउंटेन के अंदर रह के मैं अपने मास्टर की गाइडेंस को फ्रीक्वेंटली पा सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जियांजी सिटी के अंदर रहूँगी तो मैं गाइडेंस कब लूँगी। लेकिन फिर मोयू किंग कहता है मैं एक्चुअल में वैसा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता हूँ जियांजी सिटी के अंदर, तो मैं उस सिटी को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं छोड़ सकता। अगर तुम पोलो सिटी के अंदर लंबे टाइम तक रहोगे तो इससे क्या हम सेपरेट नहीं हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। जाएंगे होंगे। मोयू किंग से कहती है आफ्टर ऑल हम सब प्रैक्टिशनर्स हैं एंड कुछ छोटे से टाइम के लिए आपस में सेपरेट भी होना पड़े तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मोयू किंग कहता है तुम अपना एक डिवाइन पावर इनकॉग्निशन जियांजी सिटी के अंदर क्यों नहीं छोड़ देती। जाएंगे कहती है कि प्रैक्टिस के लिए कंसंट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि डिस्ट्रैक्शन की। अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा और मैं भी अपने कल्टिवेशन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाऊंगी। मैं वापस लौट जाऊंगी जब मुझे लगेगा कि सही टाइम है। मोयू किंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी इस वक्त जाएंगे से, क्योंकि वो उससे दूर होने की बातें कर रही थी। तो मोयू किंग कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं अपने इनकॉग्निशन को यहाँ पे छोड़ दूंगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भी जाएंगे मना कर देती है एंड वो कहती है माउंट पोलो के अंदर मैं हमेशा अपनी कल्टीवेशन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहूंगी, अपनी प्रैक्टिस करते रहूंगी, तो मैं तुम्हें कैसे वक्त दे पाऊंगी। मोयू किंग का पूरी तरीके से मुंह उतर चुका था, जिसके बाद जाएंगे स्माइल करते हुए कहती है कि जो पाथ ऑफ प्रैक्टिस है वो इसी तरीके से होती है, तुम्हें और मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हम दोनों एट द एंड एवरेज टैलेंट है, अगर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी होप नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जाके हम 4 लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करें। के बाद जो जाएंगे होते हैं वो फाइनली मोयू किंग को गुड बाय कह देती है। मोयू किंग बस उसे जाते हुए देखता रहता है। इवन वो यहाँ पे अपने एक डिवाइन पावर का इनकॉग्निशन भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जाएंगे ने उसे मना कर दिया था। मोयू किंग के पेरेंट्स थे, उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा था एंड उनके 3 बच्चे थे। वही अगर वो अपने बड़े भाई की बात करे तो उसके बड़े भाई के भी कुल मिला के 2 से 3 बच्चे थे, लेकिन मोयू किंग अकेला था जिसका कोई भी बच्चा नहीं था। मोयू किंग जाएंगे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था, मतलब वो वाला टाइम, एंड वो भी चाहता था कि उसके भी बच्चे हो, बट शायद से उसकी किस्मत में नहीं लिखा था इस वक्त। एंड सच्ची बोलो तो मुझे पर्सनली मोयू किंग के लिए काफी बुरा लग रहा है, बेचारे की किस्मत ही खराब है। इधर लोग शादी करने से पहले सुख प्राप्त करने के लिए तड़प जाते हैं, यहाँ पे मोयू किंग भैया शादी करने के बाद भी तड़प रहे हैं। मोयू किंग काफी उदास था एंड वो एक जगह पे खड़ा होता है, तभी साइड में मुरुशा अपीयर होता है। वो मोयू किंग से कहता है
क्विंग यांग, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये जो फीलिंग्स है ये तुम्हारे कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा अफेक्ट करेंगे तुम्हें। मुर्शा कहता है उसे देखो, वो अपने गोल्स को लेके कितनी ज्यादा फोकस है, वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने कल्टीवेशन के ऊपर देना चाहती है, वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती इस वक्त। ने इवन तुम्हें एक इंकाग्रेशन छोड़ने के लिए भी मना कर दिया यहाँ पे, ताकि उसे तुमसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, पूरी तरीके से मन लगा के अपना कल्टीवेशन करना चाहती है। एक तरफ अगर देखा जाए तो लू फैंग कभी भी मो क्विंग यांग के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन मोरुशा का हमेशा ध्यान रहता था मो क्विंग यांग के ऊपर। उसे कहता है क्या तुम्हें अभी मेरी बातों का मतलब समझ आया? मो क्विंग यांग कहता है अगर ऐसी बात है कि फीलिंग्स कल्टीवेशन को इफेक्ट करती है तो मेरे फादर एंड मेरा बड़ा भाई उनके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उसे कहता है देखो चाहे जो कुछ भी हो, एट द एंड यूंगे ने वही कदम उठाया जो उसे उठाना चाहिए था। मो क्विंग यांग कहता है लेकिन प्रैक्टिस एंड प्यार ये दोनों एक टाइम पे क्यों नहीं किया जा सकता? वही कुछ टाइम इस तरीके से बीतता है। फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद जो मो क्विंग यांग होता है वो पोलो सिटी जाता है कि वो ज़ेंगे से मिल सके। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है जो ज़ेंगे होती है वो बाकी के डिसाइपल्स के साथ कम्पीट कर रही होती है इस वक्त। देखा जाए तो बाकी के लोगों के कंपैरिजन के अंदर थोड़ी सी कमजोर पड़ रही होती है, लेकिन वही बाकी के जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर रहे होते, वो अपनी पावर को कम कर लेते हैं एंड उसके साथ इक्वल पावर के साथ फाइट करते हैं। तभी अचानक से जो जैंग योंगे होती है वो मो क्विंग यांग को देखती है, जो उसे साइड में खड़ा हुआ देखा रहा था। जैंग योंगे मो क्विंग यांग की तरफ देखते हुए कहती है एंड स्माइल करते हुए कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मो क्विंग यांग कहता है कि सिंस तुम इतने ज्यादा लंबे टाइम से वापस मिलने के लिए नहीं आई तो मुझे खुद चल के तुम्हारे पास आना पड़ा। जाएंगे मो क्विंग यांग से कहती है ये इंडीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी सारे गॉड किंग लेवल के लोग भी प्रैक्टिस करते हैं एंड उनके डिसाइपल यहाँ पे लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है एंड उनमें से काफ़ी सारे लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला प्रैक्टिस करके। अगर देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिस है ये जियांजे सिटी की कंपेरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो मो क्विंग यांग होता है वो जैंग योंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या मास्टर ने उसे कोई गाइडेंस दी, यानी कि गॉड किंग पोलो ने? तो जो जैंगे होती है वो कहती है मास्टर काफी ज्यादा लंबे टाइम से नहीं आए, हम सब लोग अपने लक के भरोसे बैठे हुए हैं कि मास्टर आएंगे एंड हम लोग को गाइडेंस देंगे। सुनते ही मो क्विंग यांग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम वापस क्यों नहीं आ रही? जैंगे ये सुनने के बाद काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है एंड वो मो क्विंग यांग की तरफ चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरी मास्टर की प्लेस है एंड यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है उनका डिसाइपल बनने की, तुम ये चीज क्यों नहीं समझते? तुम मेरी अपॉर्चुनिटी को क्यों ब्लॉक कर रहे हो? चीज सुनने के बाद जो मो क्विंग यांग होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है हाँ मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था अगर तुम हमेशा अपने कल्टीवेशन के अंदर इसी तरीके से लगे रहना चाहती हो एंड तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ तो आज के बाद मैं भी तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे अपना डिसीजन बता दो। ये सब चीजें सुनने के बाद जैंग योंगे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद जैंग योंगे मो क्विंग यांग की तरफ देखते हुए कहती है देखो मैं अपने कल्टीवेशन के पाथ को नहीं छोड़ सकती, ये मेरे लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आज तक मैंने रिसीव की है एंड मुझे कोई नहीं रोक सकता अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करने के लिए। अभी तक तुम्हें अपना जवाब मिल चुका होगा। मो क्विंग यांग पीछे मुड़ते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो अब से हम सेपरेट है। इसी के साथ फाइनली इन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। जैंगे होती है उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है मो क्विंग यांग के लिए कि वो इस तरीके से जा रहा है, बट वो उसे नहीं रोकती। और पहले की बात की जाए तो मो क्विंग यांग एंड जैंगे इन लोगों की डेस्टिनेशन अलग थी। पहले जो जैंगे थी उसकी बस कुछ चांसेस थी कि वो फ्यूचर के अंदर चौदलम के अंदर जाएगी, वो भी लगभग जीरो के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि उसे गाइड करने वाला एज सच कोई पर्सन नहीं था। लेकिन फाइनली अभी उसे कोई काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन मिला है जो कि उसका मास्टर बना है एंड अगर वो एक साथ इमोशंस एंड इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेगी तो वो कभी भी अपने कल्टीवेशन के ऊपर पूरी तरीके से अपना फोकस नहीं कर पाएगी। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मोरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, तुरंत लू फैंग से कम्युनिकेट करता है टेलीपैथी के थ्रू एंड मोरुशा को इतना परेशान देखते हुए लू फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। मोरुशा लू फैंग को बताता है मास्टर क्या आपको अपने डिसाइपल की कोई भी परवाह नहीं है? आपको पता भी है कि आपका जो डिसाइपल है वो फाइनली सेपरेट हो चुका है, यानी कि वो जैंग योंगे से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है। काफी सरप्राइज हो जाता है ये चीज सुन के। लू फैंग जैंग योंगे को इतना भी ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जैंग योंगे से भी काफी ज्यादा कम बार ही मिला था। उसे कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि उन लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अजीब सा चल रहा है। मो क्विंग यांग काफी ज्यादा टॉर्चर हो गया था अपने दिमाग के अंदर ही अंदर। फाइनली इस बार वो माउंट पोलो के अंदर गया जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। उन लोगों का फाइनली ब्रेकअप हो गया। ये सब जब मोरुशा कह रहा था तो उसके फेस के ऊपर एक इवल स्माइल देखने के लिए मिल सकती थी। चल मैं मोरुशा काफी ज्यादा खुश था कि उसका ब्रेकअप हुआ। जो लू फैंग होता है वो भी स्माइल करते हुए कहता है आखिर ये बस एक छोटा सा टेस्ट था, इसी चीज से इन लोगों की फीलिंग टेस्ट हो गई। जिसके बाद लू फैंग और ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता एंड अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करने लग जाता है। अपनी कल्टीवेशन के अंदर वापस जाने से पहले लू फैंग मो क्विंग यांग से कहता है कि जो मेरी प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर चल रही है। क्विंग यांग के साथ जो कुछ भी होता है तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मोरुशा कहता है मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो। मोरुशा होता है उसे प्रैक्टिस करने की कभी भी कोई भी नीड नहीं होती, ना वो कभी कल्टीवेशन करता है, वैसे भी वो काफी ज्यादा बोर होता रहता है। तो मो क्विंग यांग के साथ टाइम स्पेंड करके या फिर उसके ऊपर नजर रख के इसी तरीके से मोरुशा का टाइम बीतता था। तो यही पे चैप्टर होता है खत्म। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर जल्दी लू फैंग अपना ब्रेक थ्रू कर देगा, तो आगे की नोवेल और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जल्दी वो पार्ट भी आने वाला है जब लू फैंग मास्टर जाओ शिंकी का बदला लेगा। होप करता हूँ कि आपको नोवेल
नॉर्मल पसंद आ रही होगी। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जिन भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके रखा है, आप में से काफी सारे लोग बस फॉलो करके चले जाते हैं यार। एटलीस्ट पोस्ट को लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। मैं भी खुश होकर मैं कभी किसी को कोई वीडियो दे दूं तो जो भी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे पोस्ट को भी लाइक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।